नमस्कार, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको संविधान के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत भाग 5 के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं, या उसके बारे में जो अनुच्छेद हैं उनका संक्षिप्त वर्णन या विवरण आपको प्रदान करूंगा। तो देखिए, भाग 5 संघ पर आधारित है और संघ को कुछ अध्यायों में बांटा गया है। इसमें अध्याय 1 है। इसके अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति। इसी के साथ अनुच्छेद 53 में बात की गई है संघ की कार्यपालिका शक्ति का मतलब कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में बात की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 55 में बात की गई कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन सी होगी। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों के लिए होगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा या उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करने पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पदावधि के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त संसद विषयों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों की जानकारी दी गई है। भारत का महान्यायवादी है, इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 76 में। तो 76 में बोला गया कि भारत का महान्यायवादी कौन होगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 77 किससे संदर्भित है? यह है सरकारी कार्य का संचालन से संबंधित। तो इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे किया जाएगा, इस बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 संसद के बारे में बताया गया है और ये साधारण है। साधारण मतलब जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद का गठन के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के विषय में चर्चा की गई है। संसद के अधिकारियों के बारे में जानकारी इसमें क्या है? अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना के विषय में जानकारी दी गई है।
अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होने के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 96 या 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, इस बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। आज अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में जानकारी दी गई है। कार्य संचालन अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़ पूर्ति के विषय में वर्णन किया गया है। सदस्यों की निर्भरताएं यानी उसकी कब सदस्यों का उनका वहाँ से उससे निष्कासित किया जा सकता है किन, तो उनके बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं, अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति के बारे में जानकारी दी गई है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 105 अनुच्छेद में कहा गया है कि सदन के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के विषय संबंध में उपबंध देखने को मिलता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक देखने को मिलती है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। 110 में यानी अनुच्छेद 110 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के विषय में विवरण है। इसी के साथ साथ वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है। तो 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर इसको बजट बोलते हैं, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। 117 अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है। साधारणतया प्रक्रिया कौन सी है इसमें? 118 में प्रक्रिया के नियम, 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, इस विषय में जानकारी दी गई है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसमें अनुच्छेद 103 या फिर 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जब कोई सदन नहीं चल रहा हो उस कंडीशन में हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार मिलता है अनुच्छेद 123 के द्वारा कि वो ऐसे समय में किसी भी अध्यादेश को पारित कर सकते हैं। और इसका जो इस अध्यादेश का वही कानून या वही वैधता होगी जो कि संसद के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है उसी के रूप में इसको भी मान्यता प्राप्त होती है। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के बारे में जानकारी दी गई है। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के विषय में जानकारी है। अनुच्छेद 124 क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 124 ख में आयोग के कृत्य, 124 ग में विधि बनाने की संसद की शक्ति, 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति,
127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 127 काफ़ी प्रश्न पत्रों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है कि तदर्थ न्यायाधीशों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 128 ये किसके बारे में है? उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, ये अभी निश्चित है, यानी इसका अभी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। ये सब क्यों बताई गई कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय को प्रदान किए गए हैं, यानी अगर छोटा न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय हुआ, वो सर्वोच्च न्यायालय से कम माना जाएगा। ठीक है जी। अनुच्छेद 134 क में बताया गया उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। ठीक है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। ये आप PIL के रूप में इसको देख सकते हैं, यानी कि अगर कोई सरकार किसी आदेश को पारित करती है तो उसके निर्णयों को द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है, PN भगवती, तो ये उनको जो शक्ति प्रदान की गई थी वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ही प्रदान की गई थी। 138 अनुच्छेद में बताया गया उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी रिटें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। परमादेश हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। ठीक है। और भी कई प्रकार की 5 प्रकार की कुछ कुल रिटें पाई जाती हैं, उसी के बारे में ये निकालने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को भी है। ठीक है। अब अनुच्छेद 39 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों को परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये हमेशा पूछा जाता है 143। ठीक है जी, आप याद रखिएगा इसको। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मिली है राष्ट्रपति को। 144 अनुच्छेद में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का में विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध, ये अभी निश्चित है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि के बारे में कहा गया है, बताया गया इसमें। 146 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसी का एक पार्ट है अध्याय 5 जो का लिखा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आपको बताना आपके लिए एक सवाल है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? इसको हम लोग इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, आपको इनका नाम बताना है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप इन महाशय का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है जी। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप बताया गया है। अनुच्छेद 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की गई है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाग 6 के बारे में, जो कि राज्य से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।